हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे दोस्तों मेडिवल हिस्ट्री की, यानी मध्यकालीन भारत की और मध्यकालीन इतिहास की। तो दोस्तों, हम बात कर चुके थे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। दोस्तों, जो तुगलक डायनेस्टी है वो कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, जो तुगलक डायनेस्टी का जो अंतिम सुल्तान था वो कौन था? नसीरुद्दीन महमूद था। और दोस्तों, नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 में क्या होता है दोस्तों? इन्वेजन होता है किसका? तैमूरलंग का। और उस समय जो तैमूरलंग था, तैमूरलंग का जो आर्मी चीफ था वो कौन था दोस्तों? खिज्र खां। तो दोस्तों, ये जो खिज्र खां ना, ये क्या था? इसका उसका आर्मी चीफ था। तो दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम बाद में। सबसे पहले इसके जो सैयद वंश है, सैयद वंश का जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1414 से 1451। दोस्तों, इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1414 से 1451। और दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक है, सैयद वंश का संस्थापक है। और सुल्तान के स्थान पर इसने दोस्तों किसकी उपाधि ली थी? दोस्तों, रैयत-ए-अल्लाह की उपाधि दी थी। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी दोस्तों सुल्तान की उपाधि न लेकर किसकी उपाधि ली थी? उसने ली थी सिपह सालार की। तो दोस्तों, जो मेडिवल इंडिया है ना, मेडिवल इंडिया में दोस्तों ये दो ही एकमात्र सुल्तान थे जिसने, एक ने तो दोस्तों रैयत-ए-अल्लाह की उपाधि ली थी और दोस्तों जो दूसरा था उसने सिपह सालार की उपाधि ली थी। और दोस्तों, ये जो सैयद वंश है ना, सैयद वंश क्या है? दिल्ली का एकमात्र शिया वंश है, दिल्ली का एकमात्र शिया वंश है। दोस्तों, जो मुस्लिम धर्म है, मुस्लिम धर्म दो संप्रदायों में बटा हुआ है। कौन कौन से संप्रदायों में बटा हुआ है? एक तो है सुन्नी, सुन्नी, और तो दूसरा है वो है शिया। तो दोस्तों, जो शिया और सुन्नी है दोनों में 36 का आंकड़ा है। यानी दोस्तों, शिया वाले पसंद नहीं करते सुन्नी को और सुन्नी वाले पसंद नहीं करते शिया को। तो दोस्तों, 80% जो मुस्लिम है ना वो फॉलो करते हैं किसको? शिया संप्रदाय को। और दोस्तों, जो 20% है ना, 20% जो मुस्लिम है वो फॉलो करते हैं किसको? शिया डायनेस्टी को, यानी शिया वंश को। दोस्तों, जो शिया डायनेस्टी है, शिया डायनेस्टी का जो दोस्तों खलीफा या उत्तराधिकारी था वो कौन था दोस्तों? अली, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो क्या थे? दामाद थे। और दोस्तों, जो सुन्नी है ना, सुन्नी का जो उत्तराधिकारी था या खलीफा था वो कौन था? वो था अबू बकर, अबू बकर। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, क्या हुआ 1398 में जब तुगलक वंश का अंतिम शासक रूल कर रहा था नसीरुद्दीन महमूद, उस समय 1398 में इन्वेजन हुआ किसका? तैमूरलंग का। और तैमूरलंग ने क्या किया? तुर्किस्तान के समरकंद में शासन कर रहा था। कौन दोस्तों? ये तैमूरलंग। और इसका एकमात्र उद्देश्य क्या था? लूटपाट। और इसका जो मंत्री था, यानी जो इसका जो आर्मी चीफ था वो कौन था? खिज्र खां। और खिज्र खां ने मदद की थी किसकी? तैमूर की। तो इतिहासकार कहते हैं कि केवल दिल्ली और दिल्ली के आसपास का हिस्सा बचा पाया था नसीरुद्दीन महमूद। और दोस्तों, इसकी डेथ कर देता है कौन? खिज्र खां। और उसके बाद क्या होता है? तैमूर, तैमूर यहाँ पर रुकता नहीं और वह सारे के सारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी अपने बेटे शाहरुख खान को बना देता है। और यहाँ न तो शाहरुख रुका और न ही तैमूर, दोनों ने केयर टेकर बना दिया किसको? खिज्र खां को। और दोस्तों, खिज्र खां ने इस्टेब्लिश कर दिया एक नया डायनेस्टी जिसका क्या नाम है? सैयद डायनेस्टी। और दोस्तों, ये जो खिज्र खां ना, खिज्र खां कर देता था किसको? शाहरुख को। शाहरुख कौन था दोस्तों? जो तैमूरलंग था, तैमूरलंग का बेटा था शाहरुख। तो दोस्तों, इसके बाद क्या होता है दोस्तों? 20 मई 1421 को क्या हो जाती है? इसकी डेथ हो जाती है खिज्र खां की। और उसके बाद जो नया सुल्तान बनता है दोस्तों वो कौन बनता है? मुबारक शाह। और दोस्तों, जो मुबारक शाह है ना, मुबारक शाह अपना जो वजीर है वो किसको नियुक्त करता है? अपना वजीर बहलोल को नियुक्त करता है, जो क्या है? एक अफगान है। तो दोस्तों, ये क्या करता है? अपना वजीर है ना, अपना वजीर किसको नियुक्त करता है? बहलोल को। बहलोल को अपना वजीर नियुक्त करता है। और दोस्तों, बहलोल को नियुक्त करता है और बहलोल को इसने उपाधि दी थी किसकी? खान ए खाना की। तो दोस्तों, खान ए खाना की उपाधि देता है कौन? मुबारक शाह बहलोल को। तो दोस्तों, यमुना के किनारे इसने एक मुबारकाबाद, यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर बसाया। यमुना के किनारे मुबारकाबाद
नगर बसाया। और इसकी जो दोस्तों पुस्तक है वो क्या कौन सी है? तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही है। तो दोस्तों इसके बाद जो नया सुल्तान आता है वो कौन सा आता है? उसका क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों बहलोल से प्रभावित होकर इसने बहलोल को अपना पुत्र घोषित कर दिया। और दोस्तों जो मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों जो मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह, दोस्तों जो मोहम्मद शाह है इसका रूलिंग पीरियड है 1434 से 1445, 1434 से 1445 हैं दोस्तों। इसके बाद जो मुबारक शाह है ना, मुबारक शाह के बाद कौन आता है? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह के बाद जो अंतिम सुल्तान है ना, कि ये जो सैयद वंश है, सैयद वंश का अंतिम जो सुल्तान है वो कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। तो दोस्तों इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1445 से 1451। तो इसको जो बहलोल लोधी है ना, बहलोल लोधी इसको डरा देता है और उसको कहता है कि या तो आप अपनी इच्छा से मुझे सुल्तान बना दीजिए, नहीं तो मैं बगावत करके सुल्तान की गद्दी आपसे छीन लूँगा। चूँकि अलाउद्दीन आलम शाह जो था वो बेहद डरपोक सुल्तान था और उसने खुद ही अपनी सुल्तान की गद्दी बहलोल को समर्पित कर दी। तो दोस्तों जो बहलोल है अब आगे नई डायनेस्टी की स्थापना करेगा जिसको हम कहते हैं लोधी डायनेस्टी। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों छोटा सा ही था सैयद वंश। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। तो दोस्तों तो लोधी डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1451 से 1526, 1451 से 1526। दोस्तों ये रूलिंग पीरियड है किसका? लोधी डायनेस्टी का। तो दोस्तों ये फर्स्ट अफगान डायनेस्टी है जो लोधी वंश है। दोस्तों जो लोधी वंश है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। और दोस्तों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? बहलोल लोधी को। और दोस्तों सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलाए और इसने क्या किया? जौनपुर पर आक्रमण करके उसे लोधी वंश में मिला लिया। जो लास्ट रूलर था जौनपुर का वो कौन था? इब्राहिम शाह। और दोस्तों ये जो लोधी वंश है ना, ये भारत का प्रथम अफगानी वंश है। और दिल्ली सल्तनत में ना सबसे बड़ा कार्यकाल है जो दोस्तों किसका है? ये 1451 से 1489, यानी 38 साल का जो रूलिंग पीरियड है ना, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका है? बहलोल लोधी का है। तो दोस्तों जो बहलोल लोधी है ना, बहलोल लोधी अपना उत्तराधिकारी इसके बाद अपने पुत्र सिकंदर को बनाता है। सिकंदर लोधी जो फेमस है इतिहास में, जो लोधी वंश का महान शासक रहा है। और दोस्तों ये जो बहलोल लोधी हैं, बहलोल लोधी के बारे में दोस्तों एक कहावत प्रसिद्ध है कि दोस्तों ये ना अपने जो सरदार होते ना, सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। दोस्तों अपने सरदारों को क्या कहता था? मकसद ए अली कहकर पुकारता था। यानी अपने जो सरदारों के खड़े रहने पर बहलोल स्वयं भी खड़ा रहता था। यानी दोस्तों ये ऐसा काम नहीं करता जैसे और जो सुल्तान थे ने बाकी क्या करते थे, वो बैठे रहते थे। और दोस्तों ये क्या करते हैं? अपने जो सरदार है ना, सरदारों के साथ ही खड़े रहते हैं और सरदारों के साथ ही बैठता है। और सल्तनतकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सुल्तान रहा। दोस्तों ये मैंने बता ही दिया, अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसके बारे में जिक्र किया है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिकंदर लोधी के बारे में। तो दोस्तों जो सिकंदर लोधी है दोस्तों इतिहास में बहुत फेमस सुल्तान रहा है। इसका जो रूलिंग पीरियड है वो कितना है? 1489 से 1517, 1489 से 1517। दोस्तों कंपटीशन के हिसाब से दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोधी। तो दोस्तों इसको ध्यान से पढ़ना है हमें। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम है ना, इसका वास्तविक नाम है निज़ाम खान। इसका वास्तविक नाम क्या है? निज़ाम खान। और दोस्तों 1504 ईस्वी में इसने क्या किया? आगरा नामक 1504 में इसने आगरा नामक शहर बसाया और 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया। और दोस्तों जो भूमि मापन जिससे जो लैंड है ना, लैंड मेजर करते हैं उसको का जो इंस्ट्रूमेंट है ना, गज ए सिकंदरी दोस्तों इसने नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका आधार क्या था दोस्तों? शेरशाह सूरी का था। तो दोस्तों एक सिकंदरी गज 30 इंच के बराबर होता है, ये ध्यान रखना। एक सिकंदरी गज कितने? 30 इंच के बराबर होता है।
और दोस्तों इसने क्या किया, अनाज से कर हटाया। और दोस्तों 17 मई 1498, दोस्तों 17 मई 1498 में क्या होता है, जो वास्को डी गामा है ना, जो पुर्तगाली था, पोर्तुगीज था, तो दोस्तों जो वास्को डी गामा का आगमन भारत में सिकंदर लोदी के शासनकाल में होता है। दोस्तों वास्को डी गामा का आगमन सिकंदर लोदी के काल में होता है, के शासनकाल में होता है। दोस्तों जो वास्को डी गामा था ये एक पुर्तगाली था और 17 मई 1498 को पानी का जहाज़ भारत लेकर आया था। और दोस्तों इसके जो जहाज़ था ना, इसका जहाज़ का नाम क्या था, साओ गैब्रियल। और दोस्तों इसका जो स्वागत है ना, स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने। और दोस्तों कहाँ पर आया था, कालीकट केरल बंदरगाह पे आया था। कहाँ पर आया था, कालीकट केरल बंदरगाह पे आया था। और दोस्तों इसने क्या किया था, जो नगरकोट यानी हिमाचल प्रदेश में जो ज्वालामुखी मंदिर है, उसकी मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस के लिए तोलने के लिए दे दिया था। और इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने व मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो दोस्तों कौन था जिसने ताजिया निकालने और मुस्लिम स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। तो दोस्तों ये जो ताजिया है ना, ताजिया क्या है दोस्तों, जो शिया मुसलमान है ना, शिया मुसलमानों के वंशजों का श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। दोस्तों ताजिया क्या है, शिया मुसलमानों के वंशजों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, मुहर्रम के 10 दिन तक लोग बासों लकड़ी रंगों से इसे सजाते हैं और 11वें दिन इसे बाहर निकाला जाता है और इसका भ्रमण कराया जाता है। और बाद में इमाम हुसैन इसे बाहर निकाला इसके बाद में क्या करते हैं, इसको इमाम हुसैन की कब्र बनाकर दफनाया जाता है और एक तरीके से 60 हिजरियों में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। तो दोस्तों ये है जो मुसलमानों की जो परंपरा है ना, ताजिया। तो दोस्तों इसने क्या किया था, राजस्थान के जो राजपूतों को नियंत्रण करने के लिए 1504 में सिकंदर लोदी ने क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। 1504 में क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी। आगरा शहर की स्थापना की यमुना नदी के किनारे, लेकिन सिकंदराबाद नाम से, लेकिन किस नाम से की थी, सिकंदराबाद नाम से। और यहीं पर इसने कब्जा किया बदलगढ़ फोर्ट पर, जो कि राजा बादल सिंह द्वारा बनवाया गया था। और दोस्तों इस जो बदलगढ़ फोर्ट है, इसका रिकन्स्ट्रक्शन भी किसने करवाया था, सिकंदर लोदी ने करवाया था। और 1506 में इसने क्या किया दोस्तों, 1506 में इसने क्या किया, जो राजधानी दिल्ली से क्या कर दिया, दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी इसने, दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी अपनी राजधानी। तो दोस्तों सिकंदर लोदी एक कवि था जो गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था। यानी दोस्तों इसके जो कलम है ना, कलम का नाम है जिसको क्या कहते हैं, तखल्लुस का क्या नाम है दोस्तों, गुलरुखी। और दोस्तों इसने आयुर्वेद पर ना एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम है, फरहंगे ए सिकंदरी। दोस्तों इसकी जो पुस्तक है आयुर्वेद पर लिखी थी। और दोस्तों इसका जो फारसी अनुवाद किया था इसने किया था। और दोस्तों भूमि मापने की एक नई इकाई की स्थापना की थी जिसको क्या कहा जाता था, गज ए सिकंदरी। एक सिकंदरी गज 30 इंच के बराबर होता था। और दोस्तों 1517 में क्या होता है, इसकी गले की बीमारी के कारण दोस्तों इसकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों इसने भी क्या किया था, जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी, यानी रेनोवेशन करवाई थी। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र था जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था, जिसका क्या नाम था, इब्राहिम लोदी। दोस्तों इसी के शासनकाल में दोस्तों मोठ की मस्जिद इसी के शासनकाल में दोस्तों मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर, तो दोस्तों सिकंदर लोदी के जो वजीर है ना, मियाँ भोइया, क्या नाम है दोस्तों, मियाँ भोइया। दोस्तों मियाँ भोइया द्वारा करवाया गया
1505 में। तो दोस्तों जो मोठ की मस्जिद है ना, इसका नाम मोठ की मस्जिद क्यों पड़ा, तो क्योंकि दोस्तों इसका जो धन है ना, यानी जो जिस राशि से इसका निर्माण किया गया था दोस्तों, वो जो राशि प्राप्त हुई थी ना, वो राशि कहाँ से प्राप्त हुई थी दोस्तों, दालों से प्राप्त हुई थी। यानी दालों से प्राप्त धन से बनाई गई थी मोठ की मस्जिद। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो वास्तुकला है। वास्तुकला में दोस्तों क्या है, बहलोल लोधी का मकबरा है, वो कहाँ है, दिल्ली में है। मोठ मस्जिद या मियाँ भोइया ने निर्माण करवाया था इसका। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम महान शासक कौन था, सिकंदर लोधी था। तो दोस्तों अब हम लास्ट रूलर के बारे में बात करेंगे जो तो दिल्ली सल्तनत का है। और दोस्तों दिल्ली सल्तनत में जो है लोधी वंश का जो लास्ट रूलर है, जिसका क्या नाम है, इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों जितना ही कैपेबल सुल्तान सिकंदर लोधी था, उतना ही इनकैपेबल सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी। और जितनी भी पॉलिसी जनता की भलाई के लिए थी और जो भी सूबेदारों की भलाई के लिए थी, वो सारी की सारी बंद करवाई इब्राहिम लोधी ने। जिसका परिणाम ये हुआ कि इब्राहिम लोधी की पॉलिसी से दिल्ली की जनता नाराज़ तो हुई, साथ ही इसके अमीर भी नाराज़ रहने लगे। और प्रांत अधिकारी तो इसी के प्रांत अधिकारियों ने इसके खिलाफ बगावत करने शुरू कर दी और योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे सुल्तान को मारा जाए। तो दोस्तों क्या होता है 1517 में, तो दोस्तों 1517 में क्या होता है, खतौली का युद्ध होता है। खतौली का युद्ध होता है। और दोस्तों ये खतौली का युद्ध किस किस के बीच में होता है दोस्तों, एक तो होता है इब्राहिम लोधी और दूसरा होता है वो है राणा सांगा। राणा सांगा और दोस्तों इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। और दोस्तों इसमें इब्राहिम लोधी हार जाता है और राणा सांगा जीत जाता है। राणा सांगा दोस्तों जो मेवाड़ का राजा था, जिसका वास्तविक नाम था संग्राम सिंह। तो दोस्तों जो इब्राहिम लोधी है, इसका रूलिंग पीरियड कितना है, 1517 से 1526 है। दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश का अंतिम शासक है। ग्वालियर शासक विक्रमाजीत को पराजित किया था 1517 में। खतौली का युद्ध हुआ था दोस्तों 1517 में, यहाँ 1517 कर लेना। तो दोस्तों किस किस के बीच में हुआ था, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में हुआ था, जिसमें राणा सांगा विजेता हुआ था और ये हार गया था। और दोस्तों इसका जो चाचा थे, दो चाचा थे, जो एक तो था पंजाब का गवर्नर, जिसका क्या नाम था, दौलत खान लोधी। और जो दूसरा था दिल्ली का सूबेदार था, जिसका क्या नाम था, आलम खान लोधी। तो दोस्तों दोनों ने क्या मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई कि बाबर को इनवाइट करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले बाबर की बात करें तो उससे पहले हम बात करते हैं कि 1519 में ना, 1519 में यानी इसी के 2 साल बाद जो खतौली का युद्ध हुआ था ना, इसी के 2 साल बाद फर्स्ट अटैक होता है बाबर का। फर्स्ट अटैक होता है बाबर का कहाँ, बाजौर यानी भेरागढ़ किले पे, बाजौर यानी भेरागढ़ फोर्ट पर। और दोस्तों यहीं वो जगह है जहाँ पर जो बाबर ने सबसे पहले तोप और गोलों का प्रयोग किया था। तो दोस्तों 1520-21 में इसने 3 अटैक किए। बाबर ने कहाँ किए, सिंध और कश्मीर में। 1520 और 21 में 3 अटैक कहाँ किए, सिंध और कश्मीर में। सिंध और कश्मीर में क्या किए, 3 अटैक किए। पानीपत के युद्ध के पहले बाबर 4 बार अटैक कर चुका था इंडिया में, यानी 3 बार तो कहाँ कर चुका था, सिंध और कश्मीर में। और दोस्तों 1 बार कहाँ किया था इसने, बाजौर यानी भेरागढ़ के किले पर। दोस्तों 4 बार अटैक कर चुका था। तो दोस्तों क्या होता है, जो इब्राहिम लोधी है ना, इब्राहिम लोधी के विपक्ष में थे इसके 2 चाचा, जिसका क्या नाम था, एक तो थे पंजाब के गवर्नर, जो पंजाब के सूबेदार है ना, एक तो थे पंजाब के सूबेदार जिसका क्या नाम था, दौलत खान लोधी। और दूसरा था वो था दिल्ली का सूबेदार, जिसका क्या नाम था, आलम खान लोधी। तो दोस्तों दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बाबर को इनवाइट करते हैं। तो दौलत खान लोधी इनवाइटेड बाबर टू अटैक ऑन इब्राहिम लोधी। तो यह बात पता चली किसको, राणा सांगा को। और जब राणा सांगा को पता चली तो जब राणा सांगा की बात पता चली तो बाबर में तो राणा सांगा ने सोचा कि ये तैमूर के वंशज हैं और लूटपाट करके वापस
काबुल चले जाएंगे। तो राणा सांगा ने भी बाबर के पास मैसेज भिजवाया और कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। तो दो तरफ से संदेश भेजा गया बाबर के पास, एक तो दौलत खान लोधी की तरफ से और दूसरा राणा सांगा की तरफ से। तो बाबर ने सोचा कि इतने सारे इन्विटेशंस आ रहे हैं तो क्यों ना किस्मत आजमाई जाए, और आक्रमण किया दिल्ली सल्तनत पर। फिर क्या था, बाबर ने युद्ध लड़ा इब्राहिम लोधी के साथ, जो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों जिसका क्या नाम है, पानीपत का फर्स्ट बैटल, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो दोस्तों जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वह कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था दोस्तों, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोधी और दोस्तों बाबर के बीच में हुआ था। और दोस्तों बाबर की तरफ से इसमें दोस्तों तोपखानों का उपयोग हुआ था, यानी तोपों और गोलों का प्रयोग हुआ था। तो इससे पहले प्रयोग हुआ था कहाँ, भेरागढ़ यानी बाजौर यानी भेरागढ़ के किले पर। तो दोस्तों भारत में ये दोस्तों जो सबसे फेमस अटैक है ना, ये बाबर का जो सबसे फेमस अटैक है ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो दोस्तों इसमें क्या करता है, मात्र 1.5 घंटे चलता है यह युद्ध, और उसके बाद क्या करता है, इब्राहिम लोधी की हत्या कर देता है कौन, बाबर, और भारत में स्थापना करता है मुगल वंश की। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का इकलौता सुल्तान जो युद्ध में लड़ते मारा गया था वो कौन था, इब्राहिम लोधी। और दोस्तों इसकी जो कब्र है ना, इसकी कब्र है यानी जो इसका मकबरा है वो कहाँ है, पानीपत में ही है। दोस्तों हरियाणा जी के कई क्वेश्चन बनता है कि इब्राहिम लोधी का मकबरा है वो कहाँ है, पानीपत में है। तो दोस्तों क्या होता है इसकी मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ कि दोस्तों जब बाबर अटैक करने जाता है ना, तो बाबर के पास थे 12,000 सैनिक मात्र, और दोस्तों इसके पास थी 1 लाख की सेना इब्राहिम लोधी के पास। तो क्या होता है, जब ये क्या करते हैं, रात को अटैक कर देते हैं कौन, बाबर रात को अटैक कर देता है इब्राहिम लोधी के खेमे में। तो तोप और गोलों का प्रयोग करते हैं। तो तोप और गोलों का जो प्रयोग है वह पहले जो इब्राहिम लोधी की सेना ने न तो पहले कभी देखा था और न कभी सुना था। तो क्या होता है, तो उस समय हाथी थे ना, जो हाथी फेमस हुआ करते थे और युद्ध में उनका प्रयोग हुआ करता था बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो दोस्तों क्या हुआ, जब जो ही बाबर के सैनिकों ने, यानी जो बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपचे थे ना, मुस्तफ़ा, एक तो था मुस्तफ़ा और एक उस्ताद अली। तो दोस्तों दोनों ने क्या किया, जो ही गोलों की बरसात की। तो दोस्तों एक नई आवाज़ थी वहाँ के लिए। तो दोस्तों जो वहाँ के सैनिक थे ना, सैनिकों के लिए तो थी लेकिन वहाँ के हाथियों के लिए भी थी। तो दोस्तों वहाँ के हाथी क्या हो गए, बिदक गए और दोस्तों अपनी सेना को कुचल दिया। तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, वो इब्राहिम लोधी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। तो दोस्तों ये जो दिल्ली सल्तनत के ना, दिल्ली सल्तनत के जो इम्पोर्टेंट से जो विभाग है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला ही है दीवान ए मुस्तक राज। दीवान ए मुस्तक राज जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी वित्त विभाग। तो दोस्तों इसको जो बनाने वाला सुल्तान था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों सबसे अधिक जो मंगोल अटैक हुए थे किसके शासनकाल में हुआ थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। और दोस्तों जो फिल्म बन चुकी है पद्मावत, दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर ही बनी है, जो अलाउद्दीन खिलजी। और दोस्तों जो रानी पद्मावती होती है ना, पद्मावती जिसको रानी पद्मिनी भी बोलते हैं। तो दोस्तों जो महारावल रतन सिंह की पत्नी थी और सिंघल की राजकुमारी थी। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, ये जो चित्तौड़ पर अटैक करता है ना, वो इसका विफल हो जाता है, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। और दोस्तों क्या करते हैं, ये क्या करता है, उस अभियान पर ये फेल हो जाता है कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम दीवान ए कोही, जिसको क्या कहा जाता है, कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो दोस्तों इसको बनाने वाला सुल्तान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में जो नेक्स्ट है दोस्तों वो कौन सा है, दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज या जिसको क्या कहा जाता है, सैन्य विभाग। तो दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, डिफेंस। तो दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट है इसको क्या कहा जाता है, दीवान ए अर्ज। और दोस्तों इसको जो बनाने वाला सुल्तान है वो कौन है, बलबन। और उसके बाद जो नेक्स्ट है दोस्तों वो कौन है, दीवान ए बंदगान। दोस्तों ये गुलामों के लिए है,
यानी जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज़्यादा गुलाम थे दोस्तों, 2 लाख के समथिंग इसके पास गुलाम थे। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है दीवान ए खैरात। तो दोस्तों इसने दीवान ए खैरात की जो स्थापना की थी डिपार्टमेंट की, ये दोस्तों ये किसके टाइम में था दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में था दीवान ए खैरात। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो कौन सा है, दीवान ए इस्तिहाक। तो दोस्तों जो नेक्स्ट है वो कौन सा, दीवान ए इस्तिहाक। दोस्तों ये भी किसने बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था इसका निर्माण। और दोस्तों जो फिरोज शाह तुगलक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने दर उल सफ़ा नाम से दोस्तों जो सरकारी अस्पताल है ना, सरकारी अस्पताल का निर्माण करवाया था दर उल सफ़ा के नाम से। तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत में जो इम्पोर्टेंट से जो ऑफिसर्स थे दोस्तों, इसकी बात करते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहले है आमिर ए आखुर। तो दोस्तों आमिर ए आखुर कौन होता है दोस्तों, जो अश्व सेना का जो हेड होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, जो शाही अस्तबल बंधा करते थे ना दिल्ली सल्तनत में। तो दोस्तों उन शाही अस्तबलों का जो हेड होता है उसको क्या कहा जाता है, आमिर ए आखुर। तो दोस्तों जो आमिर ए आखुर है वो क्या होता है, जो शाही अस्तबल बंधा करते हैं ना, जो शाही अस्तबलों का जो हेड है उसको क्या कहा जाता है, आमिर ए आखुर। जो दोस्तों जो आमिर ए आखुर वो कौन था, याकूत खां था, याकूत खां। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं बरीद। तो दोस्तों बरीद कौन होते हैं दोस्तों, ये दूत होते हैं और क्या करते हैं, बाजार में घूम करना, बाजार में निरीक्षण करते थे अलाउद्दीन खिलजी के रूलिंग टाइम में। तो दोस्तों ये क्या करते थे, ये देखते थे कि बाजार में कहीं पर कोई काला बाजारी तो नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये सभी चेक करते थे। दोस्तों जो गुप्तचर होते थे उसको क्या कहा जाता था, बरीद कहा जाता था। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम नायब ए मुमलकात या नायब ए ममलिकात। दोस्तों ये क्या था, नायब ए मुमलिकात क्या था, तो जो 40 दल था ना, 40 दल के हेड का एक जो पद बनाया था, यानी 40 दल का जो प्रमुख था वो कौन था, नायब ए मुमलकात था। और दोस्तों ये बैरम शाह ने सबसे पहला किसको नियुक्त किया था, एतगीन को। और जो अंतिम था वो कौन था, खुसरो शाह या खुसरो खान। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। दोस्तों अब हम बात करेंगे जो निम्न प्रकार के जो टैक्स लगते थे दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से टैक्स लगते थे उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहला ही है खालसा। तो दोस्तों जो खालसा जो है टैक्स है दोस्तों, कैसे लगता है, जो गवर्नमेंट जो लैंड होती है ना, जो सरकारी भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है, खालसा कहा जाता है। और दोस्तों जो इक्ता है वो प्राइवेट जो सैनिकों को दी जाती थी युद्ध जीतने के बाद, वो इक्ता होती थी। और दोस्तों क्या है, भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। और दोस्तों ये जो मसाहत है ना, ये दोस्तों मसाहत है ना, मसाहत का निर्माण किसने करवाया, शुरुआत किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और दोस्तों जो देवल बंदरगाह है ना, दिल्ली सल्तनत में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों महमूद गजनवी के टाइम का जो है ना देवल बंदरगाह प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो टैक्स है ना, इम्पोर्टेंट टैक्स जो वसूले जाते थे दिल्ली सल्तनत में, कौन कौन से उसकी बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले है उस्र। उस्र क्या है, मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। जो दोस्तों ये जो कर है ना, ये जो कर स्पेशल जो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम्स देते थे उस्र। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है वो कौन सा, खराज। ये जो दोस्तों नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से लिया जाने वाला भूमि कर था। उसके बाद है ज़कात। तो दोस्तों मुसलमानों पर लगाया गया था, ये धार्मिक टैक्स था जो संपत्ति का ना, यानी इनकम का 140 होता था, यानी 2.5% होता था। और दोस्तों जो नेक्स्ट है ना वो है जजिया कर। दोस्तों जजिया कर भी किस पे लगाया गया था, नॉन मुस्लिम्स पे लगाया गया था जजिया टैक्स। और दोस्तों जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो सुल्तान था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था इसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो सल्तनत कालीन वास्तुकला है ना, सल्तनत कालीन वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन से कार्य करवाए थे। एक तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनवाई थी, और भारत में निर्मित प्रथम मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था। और इस मस्जिद की दीवार पर विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरिकेली के अंश उत्कीर्ण है।
यहाँ पहले बौद्ध मठ व संस्कृत महाविद्यालय था। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या करवाया था, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। और उसके बाद में सुल्तान घड़िया नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, यानी अपने बेटे का मकबरा बनवाया था। और इल्तुतमिश का जो मकबरा है वह दिल्ली स्क्रैच शैली में निर्मित भारत का प्रथम पहला मकबरा है, यानी भारत का पहला मकबरा है स्क्रैच शैली में निर्मित। और हौज ए शमसी या बदायूं। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं बलबन के बारे में। दोस्तों बलबन ने क्या किया था, बलबन का जो मकबरा है शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। दोस्तों शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है बलबन का। और लाल महल कहाँ है दोस्तों, दिल्ली में बलबन ने निर्माण करवाया था इसका। तो दोस्तों अब अलाउद्दीन खिलजी के इम्पोर्टेंट्स कार्य के बारे में बात करते हैं। अलाई दरवाज़ा बनवाया इसने दिल्ली में, सीरी का किला बनवाया, हजार खंबा महल बनवाया दोस्तों, हौज ए खास और जमैत खान मस्जिद। तो दोस्तों ये पांचों इम्पोर्टेंट है, फिर से ध्यान देना। अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का किला, हजार खंबा महल, हौज खास और दोस्तों जमैत खान मस्जिद दिल्ली में बनवाई दोस्तों। तो दोस्तों यही थी दिल्ली सल्तनत से जो संबंधित जो वंश थे दोस्तों, जो सभी दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश थे दोस्तों वो सभी करवा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबा के लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को दबाना ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।